नमस्ते विद्यार्थियों, हम व्यावहारिक हिंदी का पाठ क्रमांक 14 इसका एक भाग यूट्यूब पे प्रसारित कर चुके हैं। वो पाठ का नाम है हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं, डॉक्टर दामोदर खड़से लिखित। इस पाठ में हिंदी का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है और हिंदी में आपको रोजगार कहाँ उपलब्ध हो सकता है। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी है। तो हमने इससे पहले ये देखा कि मनोरंजन क्षेत्र में हिंदी का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, वहाँ उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, इसलिए वहाँ रोजगार के ज़्यादा चांसेस है। जैसे कि फिल्म उद्योग में हिंदी का प्रचार प्रसार या अनेक तरह के रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। उसी तरह से रेडियो, ये पुराना माध्यम है लेकिन उसमें भी आपको रोजगार उपलब्ध हो सकता है। उसके बाद प्रसारण या प्रकाशन के क्षेत्र में भी जो छपाई का हो, किताबें हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी हो, तो उसमें भी आपको रोजगार उपलब्ध हो सकता है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं पेज क्रमांक 86 पर, देखो 86 पृष्ठ क्रमांक 86 पर रक्षा विभाग। ये हमारे देश का एक महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, जो रक्षा विभाग। रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। अनुसंधान का मतलब होता है खोज या जांच पड़ताल। इसमें ये काम बहुत विकास हो रहा है या तेजी से होता जा रहा है। अब रक्षा विभाग के अन्वेषक का मतलब होता है शोधकर्ता या छानबीन करने वाले, अपने शोध पत्र हिंदी में भी तैयार करते हैं। रक्षा विभाग में जो भी अन्वेषक हैं, छानबीन करने वाले या शोधकर्ता है, वो अपना शोध कार्य या शोध पत्र हिंदी में भी तैयार कर सकते हैं। विविध रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य हिंदी में होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, जो हमारे देश के एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम मानी जाती है, जो विद्यार्थी जैसे कि महाराष्ट्र की संबंधित है एमपीएससी। उसके बाद यूपीएससी, जो यूपीएससी को कहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी है, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है। पुलिस, प्रशासन, वित्त यानी कि फाइनेंस, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए भी दी जाने वाली परीक्षाएं हिंदी में होती है। आजकल हिंदी और अंग्रेजी दोनों ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामने परीक्षा देने के लिए। तो ये जो परीक्षाएं हैं, पुलिस से संबंधित, प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए जो भी परीक्षाएं दी जाती है, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होती है। कई उम्मीदवारों ने, जो हमारे भारत देश का प्रमुख अधिकारी होते हैं, जैसे कि कलेक्टर वगैरह या ऐसे होते, वो एग्ज़ाम पास होते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ये जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम भी बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण किए हैं, यानी कि हिंदी भाषा में उन्होंने ये एग्ज़ाम परीक्षा दी है और वो पास हुए और बड़े अफ़सर बने हुए हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। लेखक कहते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों का ध्यान वो इस तरह से आकर्षित करना चाहते हैं कि जो कानून यानी कि विधि क्षेत्र में, लॉ क्षेत्र में भी, कानून कायदे क्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है। आजकल न्यायालयों में हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। क्या? न्यायालयीन क्षेत्रों में भी हिंदी के लिए महत्व दिया गया है। जिला और ग्रामीण न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। जो जिला स्तर पर होते हैं और उसके बाद ग्रामीण छोटे-छोटे इसमें न्यायालय होते हैं, इसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। हमारे जैसे-जैसे प्रादेशिक भाषा होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी हैं, जैसे कई जो हिंदी क्षेत्रीय वाले प्रदेश हैं, उनमें हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। अगर किसी को हिंदी नहीं समझती तो उनकी प्रादेशिक भाषा होती है, लेकिन हिंदी को ज़्यादा
महत्व दिया गया है। संसद, हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सांसद होते हैं वो हिंदी में बातचीत करते हैं या सवाल वगैरह पूछते हैं, और उनका जवाब भी ज़्यादा से ज़्यादा सांसद या मंत्री लोग होते हैं वो हिंदी में देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सभी भारतीयों को समझ में नहीं आती। जो पढ़े लिखे होते हैं उनको समझ में आती है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको भी अंग्रेजी समझ में नहीं आती। इसीलिए हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कार्यवाही होती है। दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में इनकी कार्यवाही होती है। विधि मंत्रालय जो कानून से संबंधित मंत्रालय है, उन्होंने विधि शब्दावली का निर्माण, यानी कि कायदे कानून से जो शब्द है उनका निर्माण कराया है। इससे विधि क्षेत्र में शब्दों की एकरूपता सुनिश्चित करने में सहायता हो रही है। तकनीकी, यानी कि यंत्र से संबंधित, हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यंत्रों से संबंधित क्षेत्र में भी हिंदी ने अब प्रवेश कर लिया है। उसमें देखिए, अंतरिक्ष विभाग यानी कि आकाश से संबंधित, परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, उर्वरक का मतलब होता है खाद से संबंधित, जो खेतों की उपज वगैरह बढ़ाते हैं उसे फर्टिलिटी बोलते हैं, वो फर्टिलाइजर या फर्टिलिटी बोलते हैं, उसे उर्वरक कहते हैं। रसायन और उर्वरक विभाग, जलपोत परिवहन विभाग, जलपोत का मतलब होता है पानी का जो जहाज होता है, या उसे जलयान बोलते हैं। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, तो ये जो नेवी वगैरह बोलते हैं हम। जलपोत परिवहन विभाग भारी उद्योग जैसे नितांत तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने लगा। यानी टेक्नोलॉजी ये जो दी गए हैं, तकनीकी यंत्र से संबंधित अंतरिक्ष विभाग, परमाणु विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जलपोत परिवहन यानी कि नेवी से संबंधित, पानी पर चलने वाला जहाज वगैरह उससे संबंधित, भारी उद्योग, और इसमें हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होने लगा है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की निपुणता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि इस क्षेत्र में जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं, उनमें जो कुशलता है, निपुणता है, जो योग्यता है, उसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संगणक यानी कि कंप्यूटर के आगमन के साथ प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। प्रयोजन मूलक का मतलब होता है उद्देश्य पर आधारित, उद्देश्य पर आधारित हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इससे मूलतः आलेखन, टिप्पणी, आलेखन टिप्पणी वगैरह जो हैं, उसके बाद पत्राचार, शब्दावली का निर्माण तथा अनुवाद, ये जो विषयक उपयोगिता है हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। आजकल हम नेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ज़रूरत होती है गूगल की, इसके लिए ज़रूरत होती है हमें गूगल की ज़रूरत पड़ती है विद्यार्थियों। तो गूगल की जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हम गूगल वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल में किए गए अनुवाद के विविध उपयोग, यानी कि गूगल में जो ट्रांसलेट किया जाता है अनुवाद, तो विविध उपयोग, अनेक उपयोग जन जन तक पहुंचने लगे हैं। यानी कि लोगों तक ये उपयोग, ये अनुवाद पहुंचने लगे। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका है। मोबाइल में भी हिंदी भाषा का प्रयोग है, लैपटॉप में भी है और टैब में भी है। इन सभी, ये जो आजकल सभी लोगों के पास उपयोग के साधन है, माध्यम है, इसमें हिंदी अपनी जगह बना चुके हैं। विभिन्न विभागों में अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है, ट्रेनिंग दी जाने लगी। पारिभाषिक शब्दावली का कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहा है, बड़े मात्रा पर चल रहा है। हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया है। लेखक कहते हैं कि हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, या बहुत सारे क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया है। लेकिन आज हर क्षेत्र में सामान्य जन यानी कि आम आदमी को
समझने या समझाने के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जैसे मोबाइल आता है, सभी लोगों को मोबाइल अंग्रेजी भाषा अगर है तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, इसलिए कई लोगों को हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा है। इसीलिए आम आदमी तक अगर कोई समझने का है टेक्नोलॉजी या तकनीक से संबंधित, तो हिंदी का प्रयोग की आवश्यकता या हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इसलिए इस शब्दावली को तैयार करने का काम तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने के काम तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र में अनेक विद्वान कार्यरत है, यानी कि कार्य में लगे हुए हैं। जैसे प्रौद्योगिकी यानी कि औद्योगिकीकरण या जो भी प्रोडक्शन तैयार करते हैं, वस्तुएं बनती है, उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जाएगी, यानी कि उद्योग क्षेत्र विकसित होता जाता है, वैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। आप अपनी योग्यता, कौशल तथा ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में यानी कि हिंदी के जरिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं या पा सकते हैं। भारत सरकार के विविध कार्यालयों में यानी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो ऑफिस है, उनमें विविध कार्यालयों में, जैसे बैंक में, बीमा कंपनियों में और उपक्रमों में हिंदी का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है या हो रहा है। अब सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग अधिकतम मात्रा में होता जाता है। लेखक कहते हैं, मित्रों, आप जानते हैं कि आज सेवा क्षेत्र में, सेवा यानी कि सर्विस क्षेत्र में अनेक रोजगार उपलब्ध हैं। इन सभी सेवा क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग अब सामान्य बात है, आम तौर पर है। जैसे कि सेवा क्षेत्र में दवाइयाँ कंपनी है, मेडिसिन कंपनियां हैं। अब अपनी दवाइयों से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जो भी नोटिस है, सूचनाएं, वो हिंदी में देने लगे हैं। देखो, आप कोई भी कंपनियों का अगर दवाइयाँ या कोई मेडिसिन लेते हैं, उसके अंदर जो कागज होता है जानकारियों का, वो अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा का भी उसमें सूचनाएँ दी जाती है। जन सेवा से संबंधित यानी कि लोगों से संबंधित, सेवा से संबंधित उपयोग की जो भी वस्तुएँ हैं, उनकी जो पैकिंग है, उस पैकिंग पर आवश्यक जो जानकारी है, अब वो हिंदी में होती है। जैसे रेल, टेलीफ़ोन, बैंक, बीमा, शहर, मार्केट आदि से संबंधित कार्य जानकारियाँ हिंदी में भी दी जाने लगी हैं। यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है भारत में कि जिसमें हिंदी का उपयोग नहीं हो या हिंदी में जानकारी नहीं दी गई है। आप देखते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपको अंग्रेजी, हिंदी या जो प्रादेशिक भाषा होता है उसमें अनाउंस किया जाता है या जानकारी दी जाती है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर लगभग 127 यानी कि 127 देशों के विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटियों में 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। जैसे कि हमारे देश में, भारत में विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती, जैसे अंग्रेजी हो, फ्रेंचेज हो, जो भी अरबी, फारसी, उर्दू, जैसे जो भाषा है हमारे देश में पढ़ने की व्यवस्था है यूनिवर्सिटियों में, उसी तरह से हमारी हिंदी भी दूसरे देशों में, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि 127 देशों के यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास है। दूतावास का मतलब होता है राजदूत का कार्यालय। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास है। हर देश में जो दुनिया में जितने देश है उनके दूतावास होते हैं। उसी तरह से हमारे देश में भी दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास है, और इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में है। और कई दूतावासों में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है। कई दूतावासों में क्या होता है,
भारत के लोगों को समझ में आए, इसीलिए हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है। और इस विभाग में कौन-कौन लोग काम करते हैं देखो, इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक यानी कि हिंदी ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी सहायक जैसे पद होते हैं, यानी कि हिंदी असिस्टेंट जैसे पद होते हैं ये दूतावासों में। इस विभाग द्वारा देश विदेश यानी कि एक देश से दूसरे देश से संबंधित जो जानकारी होती है या घटनाएं होती है या स्थितियां आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है। इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है। जो एक दूसरे दूतावासों से संबंधित जानकारी जो होती है वो पत्राचार जो व्यवहार होता है, वो समाचार हो, रिपोर्ट हो, वो या पत्राचार हो, पत्र व्यवहार हो, हिंदी में उपयोग, इसका हिंदी का उपयोग होता है या किया जाता है। इस तरह हिंदी विशेषज्ञों की मांग बढ़ रही है, यानी कि जो हिंदी में स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ है, उसकी मांग दिन बे दिन बढ़ती जाती है। जैसे कि आप भी अगर पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे, आपने अगर हिंदी में प्रवीणता प्राप्त की है, तो आपके लिए भी हिंदी के जरिए रोजगार के द्वार खुले हुए हैं। अपने यहाँ देखें भारत देश में कई पर्यटन स्थल है, अनेक है। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे तो हमारा भारत देश का स्वर्ग मानते हैं। देश विदेश से अनेक लोग, अनेक पर्यटक यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। यहाँ धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, प्राकृतिक यानी कि नैसर्गिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, सागरीय तट है एवं पर्वतीय स्थलों का यहाँ भारत देश में ऐसा खजाना है जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है। ये जो हमारे यहाँ इतना खजाना माना गया है, धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सागरीय यानी कि समुद्र तट वगैरह या पर्वतीय पहाड़ पर्वतों का स्थल, ये जो खजाना है ये दुनिया के ऐसे बहुत कम मात्रा में देश मिलते हैं जहाँ ऐसे देखने को मिलता है। ऐसे दर्शनीय, मोहक यानी कि मन को आकर्षित करने वाले और सुंदर पर्यटन स्थलों को देखने देश ही नहीं विदेशों से भी कई पर्यटक आते हैं। और ये पर्यटक स्थानीय या प्रादेशिक भाषा नहीं जानते हैं, इसके लिए जरूरत पड़ती है उनको यहाँ कांटेक्ट के लिए या संवाद स्थापित करने के लिए उसको जरूरत पड़ती है हिंदी भाषा की। इसीलिए हिंदी भाषा का दायित्व यह संवाद करने के लिए हमारे भारत देश में जो भी कई लोग जाते हैं दूसरे प्रदेश में, तो हमारा सहजता से हमारे अगर महाराष्ट्रियन अगर हम गुजरात में जाएंगे या दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हमें गुजराती नहीं आती या दूसरे पश्चिमी साउथ इंडियन में अगर गएंगे, पश्चिमी राष्ट्र में गए हम तो हमें पश्चिमी राज्यों में गए, दक्षिणी राज्यों में गए, साउथ स्टेटों में, तो हमें वह भाषा नहीं आएगी। इसलिए हम अगर कोई एक दूसरे प्रदेश के लोगों से अगर संवाद स्थापित करते हैं तो इसको जरूरत पड़ती है हिंदी भाषा की। इसलिए ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा वहाँ कौन सा दायित्व निभाती है, जिम्मेदारी संवाद स्थापन करने का जिम्मेदारी निभाती है। दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी निभाती है। इन पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को मार्गदर्शन करने वो जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ जो लोग हैं उनको एक दूसरे से संवाद के लिए या तो पर्यटन स्थल की जानकारी देने के लिए या उनके साथ पर्यटकों के साथ घूमने फिरने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा के आधार पर भी टूरिस्ट गाइड के तौर पर रोजगार का एक माध्यम है हिंदी भाषा। कुछ पर्यटन स्थल पर ऐसी संस्थाएं भी है जो टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देती है, यानी कि कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं या कई संस्थाएं हैं
जो टूरिस्ट गाइड सहजता से हिंदी में भाषा संवाद करने वाले हो या अंग्रेजी में संवाद स्थापित करने वाले, जिनको जैसा गाइड चाहिए वैसा गाइड, टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देने वाले भी संस्थाएं हैं। इसके लिए आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर भाषा कौशल प्राप्त करना है। आपको अगर टूरिस्ट गाइड बनना है, तो टूरिस्ट गाइड बनने के लिए क्या ज़रूरत है? आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर हिंदी भाषा का कौशल प्राप्त करना है और उसमें हिंदी भाषा उच्चारण में स्पष्टता होना है, बहुभाषी होना है। बहुभाषी यानी कि अनेक भाषाओं, कभी-कभी अंग्रेजी, हिंदी या प्रादेशिक भाषाओं की भी जानकारी होनी है, तब आप उसको जो टूरिस्ट है उनको आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद मृदु भाषा होना तथा सहज सरल भाषा का प्रयोग करना आना आवश्यक है। मृदु भाषा का मतलब होता है मधुर भाषी। आपको ज़रूरत है मधुर भाषी होना तथा सरल और सहज भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कठिन शब्दों का नहीं, जो समझ में ऐसे बोलचाल भाषा का प्रयोग करना आना आवश्यक है। हिंदी के जो स्नातकोत्तर हैं, यानी कि हिंदी के जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पदव्युत्तर हैं, ऐसे विद्यार्थी इस क्षेत्र में आकर, टूरिस्ट गाइड के क्षेत्र में आकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फिल्म यानी कि सिनेमा एवं टेलीविजन में पटकथा, संवाद लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग या डायलॉग राइटिंग के बारे में बताया है। इसी के साथ लेखक कहते हैं कि आपको इसी के साथ और लेखन कार्य भी आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। वो कौन सा है देखिए, करा सकता है, वह है डॉक्यूमेंट्री लेखन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रलेख लेखन कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश शब्द है, डॉक्यूमेंट्री लेखन, उसे हिंदी में प्रलेख लेखन कहा जाता है। प्रलेखीय लेखन विभिन्न विषयों पर किया जा सकता है। जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना हो, उस पर प्रलेखन किया जाता है। किसी ऐतिहासिक स्थल को लेकर या तो कोई पर्व या कोई त्योहार या उत्सव होता है, उसकी जानकारी देने के लिए प्रलेख तैयार किए जाते हैं। उसके बाद लेखक कहते हैं कि इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको जरूरत होती है रंगमंच और फिल्म की तकनीकी जानकारी होना आवश्यक। स्टेज और सिनेमा, इन दोनों की टेक्नोलॉजी की जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही आकलन का मतलब होता है अनुमान, किसी भी विषय में पहले से अनुमान लगाना, उसे आकलन बोलते हैं। साथ ही आकलन क्षमता भी होनी चाहिए। ये कार्य भी हिंदी में जो स्नातकोत्तर है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि प्राप्त या हिंदी भाषा के जो जानकार युवक है, वो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्री लेखन में भी जो हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसको फिल्म या स्टेज के बारे में जानकारी है या टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है, वह युवक जिसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त की है, वह इस तरह से डॉक्यूमेंट्री लेखन क्षेत्र में भी कदम रख सकता है या रोजगार प्राप्त कर सकता है। अब बताइए, लेखक कहते हैं, आप तो आजकल आप कोई ना कोई खेल देखते हुए, बहुत सारे आज हमारे देश में अगर प्रसिद्ध खेल है वो क्रिकेट। अब बताइए, क्रिकेट मैच तो आप सभी देखते ही होंगे, तो आपने क्रिकेट मैच में देखते देखते या कभी रेडियो पर कमेंट्री भी सुनते हैं। कमेंट्री का हिंदी में कमेंट्री बोलते हैं, उसे कमेंट्री बोलते हैं हम। तो हिंदी में कमेंट्री भी सुनते हैं। मैं आपको बताऊं कि खेल का आंखों देखा हाल
यह जो लाइव प्रेक्षेपण बोलते हैं तुम, उसे बोलते हैं आंखों देखा हाल हिंदी में बताना, यानी कमेंट्री करना भी हिंदी भाषा द्वारा रोजगार प्राप्ति का क्या है, एक रोजगार प्राप्ति का एक और माध्यम है। आप अगर गौर से देखिए, टीवी की मैच देखते हो और उसके बाद आप रेडियो पर कमेंट्री सुनिए, और वो भी अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में सुनिए। आप टीवी की कमेंट्री बंद कर देंगे और रेडियो पर जो हिंदी की, टीवी की जो अंग्रेजी कमेंट्री है वो बंद कर देंगे, और आप रेडियो पर अगर हिंदी कमेंट्री है तो वो सुनेंगे। वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप समालोचन बोलते हैं, उसे समालोचक बोलते हैं, जो कमेंट्री करते हैं उसे हिंदी में कमेंटेटर को समालोचक बोलते हैं। तो इस तरह से आप कमेंट्री को समालोचन बोलते हैं। तो आप हिंदी में, अगर हिंदी भाषा पर आप अगर प्रवीणता है और खेलों की जानकारी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे कमेंटेटर भी बन सकते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि खेल का आंखों देखा हाल हिंदी में बताना, यानी कमेंट्री करना भी हिंदी भाषा द्वारा रोजगार प्राप्ति का एक माध्यम है। हिंदी भाषा में समालोचना करने वालों की आज खेल जगत में बहुत मांग है। यानी कि आजकल हिंदी में कमेंट्री करने के लिए समालोचना करने वालों की आजकल खेल जगत यानी कि खेल की दुनिया में बहुत मांग बढ़ रही है। न सिर्फ क्रिकेट, हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट है ऐसा नहीं है, बाकी के खेल भी है। जैसे कि आजकल टीवी पर आप कबड्डी वगैरह देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, हॉकी देखते हैं। उनमें भी जैसे कि न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, हॉकी, दूसरा और खेल है बैडमिंटन आदि क्षेत्रों में भी धारा प्रवाह बोलने वालों की बहुत ज़रूरत है। धारा प्रवाह का मतलब होता है धारा का बहाव, लगातार बहाव। वो लगातार हिंदी के चढ़ाव उतार में, आरोह अवरोह में बोलने वालों के क्या है, धारा प्रवाह बोलने वालों की बहुत ज़रूरत है। अपनी एक विशेष शैली में बोलने वाले कमेंटेटर सुनने वालों पर अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि जो अच्छी तरह से हिंदी पर प्रभुत्व है, वो अच्छी तरह से अपनी एक विशेष शैली से में बोलने वाला कमेंटेटर सुनने वाले पर, जो सुनते हैं उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है, आकर्षित करता है। यदि आपका हिंदी भाषा पर प्रभुत्व है और खेलों में भी आपकी रुचि है, प्रभुत्व का मतलब होता है हुकूमत या स्वामित्व। आपका अगर हिंदी भाषा पर हुकूमत है और खेलों में भी आपकी अगर रुचि है, तो आपको इस क्षेत्र में अपना बेहतर यानी कि अच्छा करियर बना सकते हैं, आपका अच्छा भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। संबंधित खेल के बारे में आपको पूरी जानकारी होना आवश्यक है। कमेंटर बनना आसान बात नहीं है, लेकिन वो खेल के बारे में कौन से जगह को कहाँ, जैसे कि क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी कौन से जगह पर है, खिलाड़ियों की जानकारी होनी चाहिए। खेलों के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके नाम मालूम होने चाहिए। ये खेल के बारे में विस्तृत जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है, तथा समय सूचकता के अनुसार जो शब्दों का प्रयोग है, अलंकारिक भाषा या प्रसंगानुसार काव्य पंक्तियों का प्रयोग करते भी आना चाहिए आपको। आपको मालूम है कपिल शर्मा, हिंदी में उनका प्रभुत्व है, तो उनका जो खेल होता है, कपिल शर्मा का जो प्रोग्राम होता है, वो उसके ज़रिए बहुत फेमस है। कॉमेडी खेल करते हो, लेकिन कॉमेडी खेल में उनका ये जो खेल है बहुत फेमस हुआ है, बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त कर दिया, यानी कि उसको उस क्षेत्र की जानकारी भी है। इस तरह से उस क्षेत्र में पूरी अगर जानकारी है, आपके पास अगर कला है, कौशल है, तो आप किसी भी तरह से हिंदी में अगर प्रभुत्व है, तो क्योंकि आज हमारे भारत देश की राजभाषा है हिंदी। पूरे भारत देश में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले। इसलिए हिंदी में अगर कोई भी क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। बाकी के जो क्षेत्र है वो सिर्फ प्रादेशिक तक ही सीमित है। अंग्रेजी तो है पूरे वर्ल्ड में,
लेकिन अंग्रेजी पूरे भारत देश में समझ में वाले नहीं हैं। इसीलिए आप अगर हिंदी में प्रभुत्व हैं, तो आप हिंदी में किसी भी तरह रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। फ़िल्म जगत हो, टेलीविज़न हो, खेल-कूद हो, सभी क्षेत्र में आप इसमें अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। देखा आपने, लेखक कहते हैं कि हिंदी देश-विदेश में रोज़गार के कितने अवसर उपलब्ध करा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो गूगल मीट पे लेक्चर लिया था। तो ये जो मॉरिशस देश है, मॉरिशस देश में करीबन 60 से लेकर 70 तक प्रतिशत जो आबादी है वो हमारे भारतीय लोगों की है। बहुत सारे यहाँ से हिंदी के प्रवीण या कुशल लोग यहाँ से पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। इसीलिए देश-विदेश में रोज़गार के कितने अवसर हिंदी भाषा द्वारा आपको उपलब्ध करा रही है। हिंदी भाषा आपको उपलब्ध करा रही है रोज़गार के साधन। प्रकाशन, पत्रिकाएँ, अखबार, टीवी, इंटरनेट, मीडिया के क्षेत्र में हिंदी को लेकर अपार संभावनाएँ, बहुत सारी संभावनाएँ आपको रोज़गार के। उसके बाद अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन तो रोज़गार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है, यानी कि सामने आया है। राजभाषा विभागों में, हमारी राजभाषा हिंदी है, इसीलिए राजभाषा विभागों में रोज़गार की संभावनाएँ बहुत हैं। कुल मिलाकर कौन-कौन से क्षेत्र में आपको काम मिल सकते हैं या हिंदी ने स्थान बनाया हुआ है? देखो, विज्ञापन, मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइज़, अनुवाद ट्रांसलेशन, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, संगोष्ठियाँ यानी कि परिसंवाद, तकनीकी टेक्नोलॉजी, विधि कानून कायदे, सेवा सर्विस, रक्षा वगैरह विभाग जो डिफेंस वगैरह जो है, रक्षा विभाग आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का महत्व तथा रोजगार की संभावनाएं निर्विवाद है। निर्विवाद का मतलब होता है जिसके विषय में कोई विवाद वगैरह ना हो, उसे कहते हैं निर्विवाद। इस तरह से आप मनोरंजन, विज्ञापन, अनुवाद, प्रशिक्षण, संगोष्ठी, तकनीकी, विधि, सेवा, रक्षा आदि क्षेत्रों में आप जिस तरह से हिंदी का महत्व है, उस तरह से आपको हिंदी में भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। आप अच्छी तरह से इस पर आप गौर करके हिंदी में अच्छी तरह से जानकारी लेकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये पाठ यही समाप्त